ऊर्जा पॉइंट्स को भरने में मदद करेगी। विवरण 3, उच्च स्तरीय इमोर्टल रूट में और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हाँ, यह अद्भुत है, आर्यन ने खुश होकर कहा। जैसा सोचा था ये सच में अंतहीन अमर ऊर्जा का स्रोत है। फ्यूजन खत्म होने के साथ ही वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में छिपे 8 क्रिम्सन ड्रैगन एक सुखद गर्जना कर रहे थे। वो उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी ऊर्जा की जरूरत थी। हालांकि अब इस अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट के साथ वो लगातार पोषित होते रहेंगे, इसकी खुशी उनकी गर्जना में साफ महसूस की जा सकती थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्या यह 8 क्रिम्सन ड्रैगन और भी शक्तिशाली हो सकते हैं? इन ड्रैगनों के पास पहले से ही अद्वितीय रक्षा शक्ति थी। क्या होगा अगर यह और विकसित हो जाएं? आर्यन के पास ऐसी खतरनाक रक्षा शक्ति होगी जिसे वादान जैसा एक स्वर्गवीर भी नहीं भेद पाएगा। हाँ, आर्यन जोर से हंसा। ये इमोर्टल रूट सचमुच अनोखी है। फिर उसने रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज क्या आप भी इसकी ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए इसे अवशोषित नहीं कर सकता। लेकिन वो अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट की शक्ति को भली भांति महसूस कर सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर मुझे पता होता कि यह इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसे चुपके से खा जाता। तब शायद मैं भी स्वर्गलोक में उड़ता फिरता। उन्होंने लंबी सांस ली। हालांकि वह आर्यन के लिए भी खुश थे कि उसने सफलतापूर्वक इस अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट के साथ संयोजन कर लिया था। आर्यन ने पूछा, पूर्वज इस इमोर्टल रूट को और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? ये इमोर्टल रूट सिर्फ प्रथम श्रेणी की थी। यदि वो इससे और अधिक अमर ऊर्जा चाहता था तो इसे और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत थी। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, ये साधना की तरह ही है। तुम्हें बस इसकी क्षमता को बार बार उत्तेजित करना होगा और इसकी शक्ति को सीमाओं तक धकेलना होगा। मानता, उन्होंने जोड़ा, मैं हूं कि तुम्हारी ये इमोर्टल रूट बेहद शक्तिशाली है, लेकिन ये उतनी ही बेकार भी है। इसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, ना ही ये तुम्हें कोई सहायक शक्ति दे सकती है। ये केवल तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इमोर्टल रूट्स मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, आक्रमण और सहायक रूट। ब्लेड, स्वॉर्ड, पंचतत्वीय शक्ति वाली रूट, रक्षक रूट आदि आक्रमण प्रकार की इमोर्टल रूट होती हैं। ये हमला करने और हमलों से बचने में मदद करती हैं, जबकि जड़ी बूटियों से मिलने वाली रूट सहायक प्रकार की रूट होती हैं। ये औषधि बनाने, अस्त्र निर्माण और ऊर्जा संचरण जैसे कार्यों में मदद करती हैं। लेकिन अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट सिर्फ अमर ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अलावा इसका कोई अतिरिक्त उपयोग नहीं था। हालांकि दूसरों के लिए ये इमोर्टल रूट ज़्यादा उपयोगी ना लगती हो, परंतु आर्यन जैसे व्यक्ति के लिए, जिनके ऊर्जा चक्र नष्ट हो चुके हों, ये वरदान से कम नहीं थी। एक कल्टीवेटर के लिए ऊर्जा चक्र फेफड़ों की तरह थे और ऊर्जा सांस के लिए जरूरी हवा की तरह। बिना ऊर्जा चक्र के आप ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकते, और जब आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप शक्तियाँ कैसे हासिल करेंगे? कुछ सालों पहले आर्यन की पंसलियाँ इसीलिए तोड़ी गई थी ताकि उसके ऊर्जा चक्र को बर्बाद किया जा सके। लेकिन ये सौभाग्य था कि आर्यन के पास सिस्टम था और वह पॉइंट्स की मदद से आज यहाँ तक पहुँच पाया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। जहाँ तक लड़ने की बात है, वो काम मेरे लिए पूर्वज संभाल लेंगे। हाँ, पूर्वज रुद्रदेव ने भी हंसते हुए कहा, तू बड़ा शैतान है। अचानक आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रात का सन्नाटा भंग हो गया। बिजली की चमक ने पूरे आसमान को झकझोर दिया था। आर्यन ने छत की ओर देखा और झुंझलाते हुए कहा, इतनी रात गए कौन पटाखे फोड़ रहा है, वो भी इतने तेज धमाके के साथ? आर्यन को कुछ मालूम नहीं था ये किस चीज की आवाज थी और क्या था। उसने करवट बदली और आराम से सोने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां आर्यन सो रहा था, वहीं दूसरी ओर नक्षत्र नगर के लोग भयभीत हो गए। आसमान हर दिन की तरह साफ था, पर आज एक अजीब सी रोशनी पूरे आसमान को ढक रही थी। बीच बीच में तेज बिजलियां भी कड़क रही थी। सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग भी चौकन्ना हो गए थे और अमर महल में भी हलचल मच गई। आखिर ये हो क्या रहा है? आसमान ऐसा क्यों है? लगता है जल्द ही कोई अशुभ घटना घटने वाली है। अमर महल के मुख्य हॉल में बुजुर्ग सर्गेश्वर के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। ये राक्षस का संकेत है या किसी डीमन स्लेयर का जन्म हुआ है? वह परेशान थे क्योंकि इस बार यह अशुभ घटना कहीं और नहीं बल्कि अमृतद्वीप में हुई थी। केवल इतना ही नहीं, जहां तक उनका अंदाजा था, ये नक्षत्र नगर के आसपास ही कहीं हुई थी। नक्षत्र नगर पूरे अमृतद्वीप का कोर था। यदि किसी राक्षस ने इसे तबाह कर दिया तो ये पूरे अमृतद्वीप को तबाह करने जैसा होगा। इसीलिए वो इतना परेशान दिख रहे थे। सैकड़ों हजारों वर्षों पुरानी राक्षसी सीलें टूट चुकी थी। केवल एक राक्षस पूरे नक्षत्र नगर को नष्ट करने के लिए काफी था। तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि सभी राक्षसों की उपस्थिति में क्या होगा। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने नियति देखी थी और नियति के अनुसार इन राक्षसों की आपदा को सिर्फ एक डीमन स्लेयर ही खत्म कर सकता था। अगर उन्हें कोई डीमन स्लेयर नहीं मिला तो
तो ये घटना जल्दी ही विनाश का रूप लेगी और हर जगह तबाही मचा देगी। एक क्राउन एल्डर ने कहा, बुर्जुग, नक्षत्र नगर के 10,000 मील के दायरे में कोई भी सीलिंग संरचना नहीं है। मुझे नहीं लगता ये किसी राक्षस की उपस्थिति के कारण है। शायद ये स्वर्ग द्वारा पोषित एक इमोर्टल रूट हो सकती है। हाँ, भले ही ये इमोर्टल रूट ना हो, लेकिन इसका लेना देना राक्षसों से भी नहीं है। मैंने रास्ते में आते वक्त कोई भी राक्षसी शक्ति महसूस नहीं की। लेकिन अगर यह कोई राक्षस हुआ तो क्या? डीमन स्लेयर अब तक प्रकट नहीं हुआ है। हम इससे कैसे निपटेंगे? डर किस बात का है? क्या हम घास पात खाते हैं? अगर हमारे पूर्वज इन राक्षसों को सील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें उनसे डरने की जरूरत क्यों है? हमारे पूर्वजों ने उन्हें सील किया, लेकिन उनमें से अधिकतर राक्षस सिंह वंश के लोगों द्वारा सील किए गए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि सिंह वंश के लोग उन्हें बस सील क्यों करते थे, मारते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि सिंह वंश के लोगों के पास उतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें मार सकें, इसलिए वो उन्हें सील कर देते होंगे। ये बहस का समय नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस आसमानी घटना का कारण पता लगाया जाए। मुझे लगता है कि यह डीमन स्लेयर से संबंधित हो सकता है। हो सकता है डीमन स्लेयर प्रकट होने वाला हो। डीमन स्लेयर की बात से मुझे याद आया कि सुप्रीम मास्टर रुद्रसेन ने नक्षत्र नगर में नीलामी संग्राम वाले दिन सब लोगों के सामने एक प्रतिभाशाली युवक का नामांकन विशेष छात्र सूची से रद्द कर दिया। इसे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम मास्टर कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है क्या? बिल्कुल सही, सुप्रीम मास्टर रुद्रसेन हमेशा से ही घमंडी रहे हैं। उन्होंने तो क्राउन एल्डर के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। क्या वो फिर से अमर महल का अपमान करना चाहते हैं? अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो वो सचमुच ये सोचने लगेंगे कि हमारा अमर महल घास पात खाता है। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, विषय भटकता गया और सभी क्राउन एल्डर्स दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे। तभी बुजुर्ग सर्गेश्वर ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बकवास करने और शोर मचाने के लिए नहीं बुलाया है, और रुद्रसेन का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। उसी समय एक तेज रोशनी हॉल में आई। ये शून्य शिकारी दल का एक योद्धा था। वह झुकते हुए बोला, महाराज, मैंने पता लगाया है कि इस घटना का लेना देना नक्षत्र नगर से 8,000 मील दूर एक बड़ी पर्वत श्रृंखला से है। इस पर्वत श्रृंखला को थंडर पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये हर दिन बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के कारण गूंजती रहती है, पर आज गड़गड़ाहट विशेष रूप से तीव्र है। इसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक उस थंडर पर्वत श्रृंखला में कभी भी किसी राक्षस को सील नहीं किया गया है, तो ये राक्षसों के सील तोड़ने की संभावना को नकारता है। ये सुनकर कक्ष में बैठे सभी क्राउन एल्डर्स ने राहत की सांस ली। कई लोग मुस्कुराते हुए बोले, हा हा हा, मैंने कहा था ये किसी राक्षस का प्रकट होना नहीं है। सही कहा, अगर यह कोई राक्षस होता तो अमर महल के इतने नजदीक नहीं आता। अरे, अभी तक तो आप लोग ऐसा नहीं कह रहे थे। एल्डर तमीम, आपका मतलब क्या है? क्या मतलब? क्या मैं गलत हूँ? अभी तो आप सब डर से थर थर कांप रहे थे। आप खुद डरपोक हैं। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, बस बहुत हुआ। तुरंत हॉल में सन्नाटा छा गया। सर्गेश्वर ने पूछा, क्या तुमने पूरी तरह से जांच कर ली है? शून्य योद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, पूरी तरह से जांच की गई है। ये निश्चित रूप से एक राक्षस द्वारा सील तोड़ने का मामला नहीं है, जब तक कि। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, जब तक क्या? शून्य योद्धा ने कहा, जब तक कि यह राक्षस ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज ना हो। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी सील किए गए राक्षसों की जानकारी दर्ज की गई थी, ताकि भविष्य में उनकी सील टूटने की स्थिति में सावधानी बरती जा सके। अगर ऐसा है तो सभी वापस जा सकते हैं। और हाँ, भले ही नक्षत्र नगर में राक्षस प्रकट नहीं हुआ है, परंतु राक्षसी ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। पश्चिम में राक्षसी ज्वाला भयंकर रूप से जल रही है और मुझे डर है कि ये जल्द ही हम तक भी पहुंच जाएगी। अभी के लिए तुम्हारे पास बस एक काम है, डीमन स्लेयर को जल्द से जल्द ढूंढना, समझे? बुजुर्ग सर्गेश्वर की आवाज में सख्ती थी। सभी एल्डर्स ने एक स्वर में कहा, समझ गए। राक्षस एक एक कर अपनी सील की जंजीरों को तोड़ रहे थे और पश्चिम दिशा में जलती हुई राक्षसी ज्वाला दिन बाद दिन प्रचंड होती जा रही थी। यदि डीमन स्लेयर को वक्त रहते नहीं ढूंढा गया तो संभव है कि जल्द ही तरंग महाद्वीप, अमृतद्वीप और आसपास की जितनी भी जगह थी सब नष्ट हो जाएंगी। नोट: पश्चिमी दिशा से यहाँ पूरी धरती की दिशा से मतलब है। अगली सुबह शिवगिरी वासिका अभी खुली भी नहीं थी कि कुछ जानवरों की खाल पहने मजबूत कदकाठी के लोग अंदर घुस आए। बलभद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उससे रुके नहीं। भाई भाई भाई, कुछ भयंकर घटित हुआ है। ये वनलोक क्षेत्र का यंग लॉर्ड अंशुमान था। वो वासिका के पीछे के प्रांगण में दौड़ता हुआ चिल्लाया, भाई आप कहाँ हैं? सुबह सुबह इतना शोर कौन मचा रहा है? गौरांग अंगड़ाई लेता हुआ अपने कक्ष से बाहर आया। इन दिनों वह पागलों की तरह प्रशिक्षण कर रहा था और हर रात वो थककर चूर हो जाता था। गौरांग, आर्यन भाई कहाँ हैं? अंशुमान ने कहा, तुम इस वक्त सो रहे हो?
तुम लोग वाकई, तुम्हें पता नहीं है कि रात में क्या हुआ। तभी आर्यन भी अपने कक्ष से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? अंशुमान ने आर्यन को देखा और तुरंत खुश होते हुए बोला, एक अद्भुत घटना घटी है। कल रात थंडर पर्वत श्रृंखला में एक तीव्र हलचल हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक अद्वितीय इमोर्टल रूट के जन्म के कारण है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक विशाल राक्षस ने सील तोड़ दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक डीमन स्लेयर नामक परीक्षा होने वाली है। अंशुमान ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। वो नक्षत्र नगर में लंबे वक्त से नहीं था, लेकिन विनलोक का यंग लॉर्ड होने के नाते उसके लिए ऐसी खबरें जानना कठिन नहीं था। जैसे ही उसे ये खबरें मिली, वो तुरंत आर्यन को ढूंढता हुआ आ गया। आर्यन बुदबुदाया, डीमन स्लेयर परीक्षा, इसका मुझसे क्या लेना देना? आर्यन मुड़कर अपने कक्ष की ओर वापस जाने लगा। तुम जाओ, मुझे अभी सोना है। अंशुमान ने उसे पकड़कर खींचा और कहा, भाई क्या आप एक डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहते? डीमन स्लेयर बनकर दुनिया को विनाश से बचाना, यही तो एक नायक का कर्तव्य है। और क्या सप्तचक्र महाविद्यालय में दाखिला लेने का यही कारण नहीं है? आर्यन ने अंशुमान के जोशीले चेहरे को देखा और कहा, मुझे कोई डीमन स्लेयर नहीं बनना है। अंशुमान ने कहा, तो फिर आप सप्तचक्र महाविद्यालय में क्यों दाखिला ले रहे हैं? आर्यन हंसते हुए बोला, बस यूं ही। हा हा हा। आर्यन जोर से हंसते हुए बोला, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे इन खगोलीय घटनाओं या किसी डीमन स्लेयर में कोई रुचि नहीं है। आर्यन सप्तचक्र महाविद्यालय में केवल 2 उद्देश्यों से जाना चाहता था। एक तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए, और दूसरा फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। इसके अलावा वो एल्डर व्यासदेव को भी बचाना चाहता था, लेकिन डीमन स्लेयर बनने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। तभी आर्यन का दिमाग थोड़ा ठहरा। वो बुदबुदाया, डीमन स्लेयर, राक्षस, 18 स्तरीय नर्क। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने तुरंत अंशुमान से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि वहां किसी राक्षस ने सील तोड़ दी है? अंशुमान, जो थोड़ी देर पहले हताश दिख रहा था, आर्यन की इस दिलचस्पी को देखकर जोश में आ गया। वो तुरंत बोला, हाँ, ये बात मैंने अमर महल से सुनी है। कहा जा रहा है कि शायद वहां किसी राक्षस ने अपनी सील तोड़ी है। तो जो भी इस राक्षस को मार देगा, वो पहला डीमन स्लेयर बनेगा। अंशुमान की आंखें चमक रही थी। एक नायक बनना उसका बचपन का सपना था। वो डीमन स्लेयर भी इसीलिए बनना चाहता था। आर्यन कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, गौरांग, तैयारी करो। तिमरा, अपनी मालकिन से कहो कि वो तैयार हो जाए। इस बार कुछ बड़ा करना है। आर्यन का उत्साह चरम पर था। उसे डीमन स्लेयर बनने की इच्छा नहीं थी, ना ही नायक बनने की। उसे तो बस 18 स्तरीय नर्क को ठीक करना था। पहले स्तर में उसने दानुज राक्षस को कैद किया था, जिसकी शक्ति अद्वितीय थी। दूसरे शब्दों में कहें तो दानुज राक्षस के रूप में उसके पास एक अतिरिक्त ताकत थी, जो उसके एक बार बोलने पर किसी को भी खत्म कर सकता था। अगर वो ऐसे ही कुछ राक्षसों को और 18 स्तरीय नर्क में कैद कर ले तो शायद ही पूरी दुनिया में उसे कोई ताकत झुका सकती थी। ये ख्याल भर ही उसके शरीर में जोश भरने के लिए काफ़ी था। उसी समय मेघना जल्दी जल्दी प्रांगण में आई और गुस्से से बोली, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे क्या? आर्यन और अंशुमान दोनों चौंक गए। अंशुमान ने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन कहता है कि हम नहीं जा सकते? मेघना ने सख्त लहजे में कहा, मैं कहती हूँ। अंशुमान ने तुरंत चुप्पी साध ली और आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। मेघना ने सीधे कहा, मैंने इस घटना के बारे में सुना है। ये बहुत खतरनाक है। थंडर पर्वत में राक्षस हो या ना हो, परंतु वहां जाने वाले सभी योद्धा बेहद खतरनाक होंगे। तुम लोग हाल ही में हुई नीलामी में बहुत से दुश्मन बना चुके हो। ऐसे में बाहर जाना आत्मघाती होगा। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगी। मेघना एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार कर रही थी। असल में आर्यन के बहुत से दुश्मन थे जो बस उसे मारने की ताक में बैठे थे। हर्षवंश परिवार, शिवांश परिवार, कॉलेजवाला संघ, 9 प्रमुख व्यापारी संघ, सप्तचर्क महाविद्यालय के मास्टर्स, प्रधानाचार्य सूर्य प्रताप, ये सभी बेहद खतरनाक अस्तित्व रखते थे और सब आर्यन के खून के प्यासे थे। अगर इनमें से किसी को थोड़ी सी भी भनक लगी कि आर्यन थंडर पर्वत की ओर जा रहा है, वो भूखे भेड़ियों की तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। मेघना आर्यन के लिए बेहद चिंतित थी। जब तक कि आर्यन सप्तचर्क महाविद्यालय में नहीं चला जाता, उसने ये फैसला किया था कि वो भी वासिका से बाहर नहीं जाएगी। आर्यन ने मजाकिया अंदाज में कहा, दीदी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक मैंने दूसरों को हराया है, मुझे हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अंशुमान ने भी तुरंत कहा, मेघना दीदी, आप निश्चिंत रहें, मैं साथ में हूँ। तो आर्यन भाई को कौन छू सकता है? मेघना ने कड़ी नजरों से अंशुमान को घूरा। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। अंशुमान का शरीर हल्का कांप उठा और उसने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। मेघना की आभा बेहद खतरनाक लग रही थी। यह एक योद्धा जैसी आभा नहीं थी, बल्कि ये ऐसी आभा थी जो सिर्फ एक ऊंचे दर्जे के नेतृत्वकर्ता में होती है। नीलामी के बाद वो नक्षत्र नगर के आधे से ज्यादा बाजार को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी।
आर्यन ने सिर्फ उसे वस्तुएं दी थी, लेकिन बाकी चीजें उसने खुद के दम पर की थी। मेघना ने आर्यन की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया कि तुम नहीं जा सकते तो बस नहीं जा सकते। केवल 10 दिन बाकी हैं सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा में, इस बीच तुम्हें अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। एक बार तुम महाविद्यालय में प्रवेश कर जाओगे, फिर मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। अंशुमान ने हार मान ली। उसे भी लगा कि अब शायद बाहर जाना संभव नहीं है। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए मेघना से कहा, दीदी शायद तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता। मेघना ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी बात? आर्यन ने शांत स्वर में कहा कि सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। ये सुनकर मेघना चौंक गईं। उसने कहा, कब शुरू हुई? इस बारे में कोई घोषणा क्यों नहीं की गई? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आर्यन ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और गंभीर स्वर में बोला, दीदी जरा सोचिए, क्या सच में अमर महल के पास के क्षेत्र में कोई राक्षस हो सकता है? ये पूरी खबर सप्तचर्क महाविद्यालय ने ही फैलाई है ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके और फिर उनमें से बेहतरीन को विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जा सके। यह आदेश सीधे अमर महल से आया है। मेघना आर्यन के गंभीर चेहरे को देखते हुए थोड़ा भ्रमित हो गईं। आर्यन उसके थोड़ा और करीब जाकर धीरे से कान में बोला, ये खबर मुझे सीधे सुप्रीम मास्टर ने दी है, नहीं तो क्या मैं इस झमेले में पड़ता? मुझे क्या जरूरत थी? मेघना ने कुछ पल सोचा और फिर पूछा, सच में? आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मैं कभी आपसे झूठ बोल सकता हूँ? आप मेरी बहन हैं। मेघना का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो अब भी चिंतित थीं। उसने कहा, फिर भी ये खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सुप्रीम मास्टर मेरी रक्षा के लिए छिपकर वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन आप इस बात को किसी से कहना मत। मेघना ने राहत की सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन सावधान रहना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जरूर सावधान रहूंगा। इसके बाद उसने गौरांग और अंशुमान की ओर मुड़कर पूछा, तुम लोग तैयार हो? तभी तिम्रा और वेदिका कक्ष से बाहर आई और चारों ने एक साथ कहा, तैयार हैं। आर्यन ने उत्साह के साथ कहा, तो फिर किस बात का इंतजार है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी मेघना ने फिर आवाज लगाई, रुको। आर्यन ने घबराकर कहा, अब क्या हुआ दीदी? वो डर रहा था कि कहीं मेघना फिर से उसे रोकने का इरादा ना कर लें। मेघना ने कहा, मैं रसोई से कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ, उसे साथ ले जाना, रास्ते में काम आएगा। आर्यन ने खुशी से मेघना को गले लगाया और कहा, दीदी आप सचमुच कमाल की हैं। उसके गले लगने से मेघना की धड़कनें बढ़ गई और चेहरा लाल हो गया। अचानक आर्यन ने आह की आवाज़ निकाली। मेघना ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने मासूम चेहरे के साथ कहा, आपके गले लगने से मुझे सीने पर 2 चीज़ें चुभ रही हैं, दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मेघना का चेहरा गुस्से से और ज्यादा लाल हो गया। वो तुरंत उसे धकेलते हुए बोली, शरारती लड़के, मेरी इज्जत करने की बजाय मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? नक्षत्र नगर से लगातार लोग निकलकर थंडर पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे थे। हालांकि अमर महल ने साफ कहा था कि थंडर पर्वत श्रृंखला में कोई राक्षस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सफाई दी, लोगों का विश्वास और बढ़ गया कि राक्षस वहीं पर हैं। अगर राक्षस ना भी हों तो कुछ कीमती खजाने या रहस्य जरूर होंगे। इसके अलावा खबरें फैलते फैलते और ज्यादा विचित्र होती गईं। हर व्यक्ति से एक अलग अफवाह सुनने को मिलती। नतीजतन जो भी सप्तचर्क महाविद्यालय में दाखिले के लिए नक्षत्र नगर आए थे, वो सब थंडर पर्वत की ओर डीमन स्लेयर बनने की चाह में बढ़ने लगे। हर कोई डीमन स्लेयर बनने का सपना लेकर यहाँ आया था। यदि वह डीमन स्लेयर बन जाते तो उनकी और उनके परिवार की किस्मत बदल सकती थी। आखिरकार वो लड़का बाहर निकल आया है। बहुत अच्छे, उसने जो किया उसकी सजा उसे भुगतनी ही होगी। इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या हमें इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए? जरूरत नहीं, जो भी होगा मैं जिम्मेदारी लूंगा। आर्यन पिछले कुछ दिनों से शिवगिरी वासिका से बाहर नहीं निकला था, लेकिन इन दिनों वासिका के चारों ओर 9 बड़े व्यापारी संघों ने हत्यारे तैनात कर दिए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, आर्यन का सिर। पिछली नीलामी में जो हुआ उसने 9 बड़े व्यापारी संघों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। वे इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। हर्षवंश परिवार। जैसे ही आर्यन शिवगिरी वासिका से बाहर निकला, चंद्रधर को खबर मिल गई। उसने गंभीर तन्मय की ओर देखते हुए पूछा, तन्मय अब की बार क्या सोच रहे हो? पिछली नीलामी में हुई हार के बाद तन्मय ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। अब वह केवल बदला लेने का इंतजार कर रहा था। मुझे कोई विशेष प्रवेश नहीं चाहिए, ना ही अब मैं सप्तचर्क महाविद्यालय में जाना चाहता। मैं बस उस आर्यन को खत्म करना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तन्मय ने गुस्से में अपने दांत कस लिए और चंद्रधर की ओर देखते हुए बोला, चाचा जी मैं उस कुत्ते को हर हाल में खत्म करना चाहता हूँ। तन्मय के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। हालांकि रुद्रसेन ने उसका विशेष सूची से नाम रद्द कर दिया था।
पर सूर्य प्रताप ने उसे विशेष कृपा देकर तीसरी श्रेणी की डेविल इमोर्टल रूट दी थी, जिससे उसकी शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। थंडर पर्वत के प्रवेश द्वार पर, जल्दी जल्दी पैसे निकालो। किस तरह के पैसे? ये प्रवेश शुल्क है। क्या तुम देख नहीं रहे कि इस रास्ते को हमने बनाया है? क्या पैसे नहीं दोगे? मारो इसे, मारो मारो मारो। थंडर पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल थी और स्वाभाविक रूप से इसके बहुत से रास्ते थे, लेकिन आज सुबह से ही कुछ लोगों ने सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया था और अंदर जाने वालों से शुल्क के रूप में एक धरती मणि मांग रहे थे। एक धरती मणि आम योद्धाओं के लिए बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन जो इसे देने से मना करता उसे बुरी तरह पीटा जाता। हम धरती मणि क्यों दें? तिम्रा ने गुस्से में कहा। क्या ये पर्वत सबके लिए नहीं है? तिम्रा की बात सुनकर उसके सामने खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर पलटकर बोला, बच्ची, लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है, इन लोगों ने ये नियम आज सुबह ही घोषित किया है। जो भी पर्वत में प्रवेश करना चाहता है उसे एक धरती मणि देनी होगी, और जो नहीं देगा वो देखो वहाँ क्या हाल हुआ उनका। उसने कुछ ही दूर पड़े लोगों की ओर इशारा किया जो बुरी तरह पिटे हुए थे और चोटों से कराह रहे थे। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, क्या किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की? रोकना? हाँ, कौन रोकने की हिम्मत करेगा? ये सब बहुत ऊंचे खानदान से हैं। क्या तुम जानते हो कि ये कौन हैं? इनमें से सभी सप्तचक्र महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र हैं, और भला कौन ही उनके खिलाफ जाएगा? उस आदमी ने कहा, नक्षत्र नगर जैसी जगह में यहाँ धनवान परिवारों के युवराज, कुलीन परिवारों के वारिस और अनगिनत अहंकारी लोग भरे पड़े थे। हर कोई दूसरे से अधिक दबंग था, लेकिन सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्रों के सामने वो सब तुच्छ थे, जैसे एक हाथी के सामने चींटी। बड़े भाई, मैं बादल नगर से हूँ। मेरा नाम अनीसू है और मुझे मास्टर गुलर्ग द्वारा विशेष रूप से चुना गया था। विशेष रूप से चुना गया छात्र? जरा ठहरो, जांच करो कि क्या अनीसू नाम का कोई छात्र है। कुछ पल बाद शुल्क लेने वाले लड़के ने आदरपूर्वक कहा, अंदर चले जाओ। जो छात्र विशेष रूप से चुने गए थे वो बहुत खास थे। कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। शायद वो भविष्य में डीमन स्लेयर बन जाएं। लगभग 10 मिनट बाद तिम्रा और बाकी लोगों की बारी आई। अंशुमान ने कहा, मैं भुगतान कर दूंगा। रास्ते में वो तिम्रा के गर्ममिजाज को अच्छे से समझ गया था। वो नहीं चाहता था कि कोई परेशानी खड़ी हो, इसलिए वो आगे आकर बोला, 5 लोग। शुल्क लेने वाले लड़के ने अपनी आंखें उठाई, 5 धरती मणि ली और कहा, जाओ। तभी एक लड़के की नज़र वेदिका पर पड़ी। उसको देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, इस हसीना को यहीं छोड़ दो। अंशुमान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही शुल्क लेने वाले लड़के ने अंशुमान को पेट में जोर से लात मारी। क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? बड़े भाई ने क्या कहा? अंशुमान कुछ कदम पीछे खिसक गया और उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। शुल्क लेने वाला लड़का और भड़क उठा, तू क्या बकवास देख रहा है? क्या बहरा है? बोलता क्यों नहीं? अंशुमान के अंदर गुस्से की तीव्र ज्वाला भड़क चुकी थी। वो मुट्ठी कसकर अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वेदिका आगे आकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? हाँ, हसीना, तुम तो बहुत समझदार हो। सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पक गया हूँ। आओ मेरे साथ चलो, दोनों साथ में मजे करेंगे। उस लड़के ने हंसते हुए कहा। अंशुमान ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेदिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने जहरीले आभामंडल को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही उन दोनों लड़कों की आंखों के सामने धुंधलाहट छाने लगी। उनका शरीर पसीने से तर हो गया और वे बेचैन महसूस करने लगे। कुछ ही पलों में उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, गले लगाने लगे और चूमने लगे। फिर उनके कपड़े एक एक कर उतरने लगे। अरे, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, यार, ये दोनों तो प्रेमी निकले। छी, इनकी यह अश्लील हरकत मेरी आंखों में चुभ रही है। हाँ। पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। वेदिका की मादक जहरीली शक्ति ने वहां मौजूद दोनों छात्रों को विचलित कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे के चिपक कर चूमा चाटी करने लगे। वो दृश्य इतना विचित्र था कि आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंशुमान ये देखकर अवाक रह गया। उसने वेदिका की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की, इससे बचकर रहना होगा। ये बहुत ही भयानक है। वेदिका ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? आर्यन ने हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। वेदिका ने अपना प्रभाव वापस खींचा और वो सब अंदर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन सप्तचक्र महाविद्यालय के वो छात्र यूं ही हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही वेदिका की शक्ति हटी, वो गुस्से में चिल्लाए, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, शायद तुम्हें जीने का शौक नहीं रहा। और फिर दोनों छात्रों ने वेदिका पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो वेदिका के करीब भी पहुंचते, आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। अगले ही पल 2 जोरदार थप्पड़ों की आवाज हवा में गूंजी और दोनों छात्र जमीन पर गिर पड़े।
आर्यन की ठंडी निगाहें उनमें से एक पर टिक गईं। वो उसके करीब झुकते हुए बोला, अगर दोबारा मुझे उकसाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। आर्यन की आंखों में ऐसा डरावना गुस्सा था कि छात्र कांपने लगे। डर के मारे वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। आर्यन ने उन्हें जमीन पर से उठाकर दोनों को एक एक लात मारी और फिर अपनी टोली की ओर मुड़कर बोला, चलो यहाँ से। आसपास के लोग दंग रह गए। बहुत बढ़िया सबक सिखाया, मैं तो इन्हें और पिता देखना चाहता था। इन लोगों के साथ होना यही चाहिए। सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हैं तो क्या अपनी हद भूल जाओगे? दिन दहाड़े इस तरह का तमाशा। अगर यह खबर सप्तचक्र महाविद्यालय तक पहुंच गई तो इन्हें जरूर बाहर कर दिया जाएगा। आर्यन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह नहीं चाहता था कि इन चीज़ों में उलझे, लेकिन अगर कोई उसके लोगों को छुएगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्यन का उसूल था, पहली बार मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार अगर तुमने अपनी हद पार की तो तुम्हें ज़मीन पर रौंद दूंगा। अंशुमान ने आगे बढ़कर कहा, भाई तुमने सचमुच बहादुरी दिखाई, लेकिन ये लोग सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हैं। अगर वो इस घटना को आगे बढ़ाएंगे तो परीक्षा के दौरान वे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही प्रधानाचार्य और मास्टर्स को नाराज कर दिया है, अब इन छोटे लोगों की चिंता क्यों करूं? लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं परीक्षा को पास नहीं कर सका तो यह उनके कारण नहीं होगा, ये मेरी कमजोरी होगी। दूसरी ओर निकम्मे लोग, सप्तचक्र महाविद्यालय की इज्जत तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही मिट्टी में मिल रही है, एक मास्टर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। गुरुजी, उस लड़के के साथ एक पॉइजन मास्टर थी, उसने हमें भ्रमित कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं ये मामला यही नहीं छोड़ने वाला, छात्र ने कटुता से कहा। मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, उनकी चिंता मत करो, यदि वो थंडर पर्वत से जिंदा बाहर आ गए तो यह उनकी किस्मत होगी। अब आगे बढ़ो और मेरे आदेश सुनो। अब से जो भी इस पर्वत में प्रवेश करना चाहेगा उसे 2 धरती मणि चुकानी होंगी। छात्र चौंकते हुए बोला, 2? इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मास्टर ने शैतानी हंसी के साथ कहा, फिक्र मत करो, कीमत जितनी ज्यादा होगी लोग उतनी ही ज्यादा रुचि दिखाएंगे। ये व्यापारी नुस्खा है, सुना तो होगा ना, अक्सर कीमती चीजें ही आकर्षण का केंद्र बनती है। छात्र ने सिर हिलाया, समझ गया गुरुजी। दरअसल यह मास्टर कोई और नहीं बल्कि वादान का शिष्य प्रीच था, वही रहस्यमय मास्टर जो दक्षिणी तरंग महाद्वीप में गुप्त रूप से पार्थ को प्रशिक्षण दे रहा था। थंडर पर्वत श्रृंखला के भीतर गौरांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला में हमें वो चीज़ कहाँ मिलेगी? तिम्रा ने भी हताश स्वर में कहा, हाँ ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अंशुमान ने आर्यन की ओर देखते हुए पूछा, भाई आपके पास कोई योजना है क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, थंडर पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट हैं, अगर हमें कोई खजाना ना भी मिले तो ये जगह अभ्यास के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा यहीं होने वाली है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। गौरांग हैरानी से बोला, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। हाँ, मैं बस चौथे स्तर का उद्यमवीर बनने ही वाला हूँ। वो खुशी से उछलकर बोला, मैं पहले शुरू करता हूँ मास्टर। गौरांग ने दौड़ते हुए एक क्षेत्र में प्रवेश किया जहां उसने एक काले बीस्ट को देखकर कहा, चलो प्यारे बीस्ट, मुझे आकर मारो। पल भर में गौरांग जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने खड़े होकर हंसते हुए कहा, कमाल का था, मजा आ गया। प्यारे फिर से मारो, अंशुमान ने आंखें फेरते हुए कहा। घटिया आदमी, तिम्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो और भी गंदा है, एक बीस्ट को छेड़ रहा है, और तुम्हें पता है वो नर बीस्ट है। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया। इसके बाद वो भी अपनी जगह से हिला। उसे अपनी कई तकनीकों को विकसित करना था, खासतौर पर ड्रैगन स्लेयर तकनीक को। अमृतद्वीप में आने के बाद से वो इसे कुछ खास विकसित नहीं कर पाया था। वो उस अद्वितीय दबदबे को पाना चाहता था जिसमें केवल एक ही वार से 10,000 कट निकलें। ऐसा दबदबा जिसमें बस एक ही वार से पूरा पहाड़ 10,000 भागों में बन जाए। ड्रैगन स्लेयर तकनीक 680 कट। थोड़ी दूर वेदिका के शरीर पर एक हल्की सी ऊर्जा की लहर उठी, आत्मा विमोहिनी। उसके हाथ से एक हल्का नीला धुआं उठने लगा। ये धुआं जैसे अपनी एक अलग ही चेतना रखता हो, तुरंत एक बीस्ट के नथुनों में तेजी से समा गया। इसके तुरंत बाद वह बीस्ट बेकाबू होकर पागलपन में चट्टानों से टकराने लगा, जिससे उसका सिर लहूलुहान हो गया। अंततः वो वहीं दम तोड़कर मर गया। तभी तिम्रा एक ऊंची चट्टान से नीचे कूदी और तुरंत एक बीस्ट की पीठ पर सवार हो गई। उसके घूंसे हथौड़े जैसे थे जो लगातार और तीव्रता से बरस रहे थे। हर घूंसा पिछले से अधिक भारी और हिंसक था। ये लड़ाकू लड़की पागल हो गई थी। वास्तव में उसकी ताकत और हिम्मत अद्वितीय थी। अंशुमान बिल्कुल शांत था। वो कभी कभी वार करता, परंतु वो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं था कि वह उनसे कुछ छिपा रहा था, बल्कि उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अगले 3 दिन आर्यन और उसके साथियों ने पागलपन से अभ्यास किया। चौथे दिन आर्यन एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसने दूर फैले घने जंगलों की ओर देखा।
समय समय पर पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता, मगर उसे किसी भी विशेष चीज का कोई निशान नहीं मिला। उसने खुद में बुदबुदाया, क्या सच